वालेकुम दोस्तों, आज जिस तरह से मालेगांव के अवाम ने बेदारी का धरना दिया है, कल भी इसी तरह से बत्ती बुझ के जो तहरीक चलाई जा रही है, उस तहरीक में भी आप लोग हिस्सा लें। 9 बजे से 9:15 बजे तक के बत्ती बुझ करके रखें। वक्फ बिल वापस लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एहतजाजी जलसे आम के सदर मोहतरम खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मंच पे तशरीफ फरमा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमामी हमारे सरपरस्त, तमामी हमारे उलमा इकराम, मंच पे तशरीफ फरमा, तमामी तंजीमों के सियासी पार्टी के जिम्मेदारान और इस एहतजाजी जलसे आम के अंदर मौजूद तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और उनके अराकीन का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों को सलाम करता हूं कि आप लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, काला कानून के खिलाफ आपने ये तहरीक का आगाज किया। मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूं। और यकीनन इस मुल्क की जो मरकजी हुकूमत है और उनका जो जहन है, 2014 से लेकर आज तक मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग काले कानून बनाए गए और 2014 से मुझे याद है कि मौलाना वली रहमानी साहब की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2014 से लेकर आज तक मोदी हुकूमत के खिलाफ में जब जब काला कानून बना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनका मुकाबला करने का काम किया है। यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि ऐसी तंजीम आज हमारी सरपरस्ती इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की कर रही है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वक्फ बोर्ड के ऊपर हमारे उलमा हमको हमारी सरपरस्ती करेंगे। काला कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या फैसला होता है आज हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम इस देश के संविधान को मानते हैं, हम इस देश के कानून को मानते हैं, हम इस देश की अदालतों को मानते हैं। हमको उम्मीद जरूर है, लेकिन हमने यह भी देखा है कि हमको लॉलीपॉप बताया जाता है। कई मामलों के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन फैसला हमारे अपने खिलाफ आए। यह भी हमने देखा, इस मुल्क ने देखा, दुनिया ने देखी है। हम आदर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मरकजी हुकूमत ने काला कानून बनाई, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करने का काम करेगी और हमको इंसाफ देने का काम करेंगी, हमें उम्मीद है। मैं बहुत छोटा इंसान हूं। आज हमारे मंच के ऊपर हमारे उलमा है, इनका कद बहुत बुलंद है। मैं तो उस काबिल भी नहीं हूं कि मैं इनको मशवरा दे सकूं, लेकिन मैं एक सियासी वर्कर भी हूं। अगर आज हम एक सब में खड़े हैं, अगर हम एक मंच पे आए हैं, तो कोई सियासी मतलब से नहीं, बल्कि हम एक बहैसियत मुसलमान
की हैसियत से इस मंच के ऊपर आज हम आए। लेकिन सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर मैं बोलना चाहता हूं कि इस महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा वक्त की कोई भी सरकार हो, इससे पहले के कानून के मुताबिक जब वक्फ बोर्ड, रियासती वक्फ बोर्ड हुआ करता था तो उसका चेयरमैन भी मुसलमान और जो एमपी मुसलमान होते थे उसके मेंबर होते थे, जो एमएलए के कैटेगरी से चुनकर जाते थे वो भी उसके मेंबरान हुआ करते थे और कई ऐसे मेंबरान सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन हमें जो जानकारी है, मैं भी मेंबर ऑफ असेंबली रह चुका हूं, असेंबली के अंदर आवाज बुलंद कर चुका हूं, जो डाटा हुकूमत के पास है, इस महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख एकड़ वक्फ की हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मिल्कियत है, यह असेंबली का रिकॉर्ड है। लेकिन यह भी इतनी सच है कि 70,000 एकड़ जमीन के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर अतिक्रमण है, जो दूसरों ने अतिक्रमण करके रखा है। लेकिन जो भी वक्त के मेंबरान वक्फ बोर्ड के अंदर रहा करते थे तो वहां पर जाकर वो लोग भी भ्रष्टाचार करने का काम करते थे। मैं जिम्मेदारी से ये बात बोलता हूं। अभी इसके पिछले की सरकार में जो बॉडी थी, एक हम्माम में सब नंगे थे, अलग अलग पार्टियों के लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कौड़ी के दाम के अंदर तजवीज पास करके उनके नाम कर दी गई। लेकिन सवाल जब हम लोग, हमारे जैसे लोग करते तो जवाब नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। मैं आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप एक ऐसी कमेटी बनाइए जो महाराष्ट्र के अंदर भी हो, हर रियासत के अंदर हो, और इसका डाटा आप निकालिए कि कहां पर क्या क्या हुआ है, भ्रष्टाचार, कितनी हमारी जमीनें हैं, कितने केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल में कितने केसेस है, वक्फ बोर्ड में कितने केसेस पहले, माहिती अधिकार के जरिए निकालकर वो डाटा आप संभाल के रखिए और उसके ऊपर एक मजबूत लाएमल तैयार करने की आज जरूरत है। मैं 1 मिनट लूंगा। दूसरी अहम बात, ठीक है, काला कानून बन गया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन यह भी लाएमल हमको तैयार करना पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ फैसला गया, मान के चलिए भरोसा कम है, मैं मेरी जिम्मेदारी पे तकरीर कर रहा हूं, लेकिन अगर सरकार की जो नीयत खराब है, जिस हिसाब से यह काला कानून बनाया गया, अगर हमारी लाखों एकड़ जमीनों के ऊपर उनकी नजर होगी और अगर उन्होंने कलेक्टर के जरिए अगर उसको लीज पर देने का काम करेगा तो उसके लिए लड़ने के लिए कौन होगा? आप हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहरों में ऐसी कमेटी बनाए कि उसके ऊपर नजर रखे और अगर कलेक्टर के पास कोई एप्लीकेशन देती है हुकूमत तो उसका मुकाबला करने के लिए भी लाएमल हमको जरूरी है। ये मशवरे के साथ मैं एक मर्तबा फिर मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से और मेरी जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक को हिमायत देता हूं और मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अकाबिर बोर्ड आगे बढ़ो, अकाबिर बोर्ड आगे बढ़ो, काला कानून वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। समाजवादी पार्टी मालेगांव के सदर जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आज के इस एहतजाजी जलसा आम के सदर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, सेक्रेटरी और जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान यहाँ आए हैं। आज मालेगांव शहर में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये शहर जो मस्जिद और मीनारों के नाम से जाना जाता है, मगर ये शहर तहरीकों के नाम से भी हमेशा जाना जाता है। हमने
जब भी इस मुल्क में जुल्म हुआ, कौम पर हुआ, मिल्लत पर हुआ या सेकुलरिज्म पर हुआ, संविधान पर हुआ, तो हमने इस शहर से एहतजाज जरूर किया है, कोशिश जरूर की है। अगर दिल्ली में उमर खालिद जेल में है तो उसका दर्द हमें यहाँ होता है और यही हमारे जिंदा रहने की अलामत है। आज जो वक्फ के सवाल पर जुल्म हो रहा है, तो हम सब ने देखा पार्लियामेंट में भी कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, सियासी ही बात बोलूंगा कि वहां पर सियासी पार्टियों के जिम्मेदार बैठते हैं। पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल आता है उसकी हिमायत में, उसकी मुखालफत में। हमने ये भी देखा कि 200 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने वक्फ की मुखालफत की वो मुसलमान नहीं थे। यही हमारे लिए उम्मीद की किरण इस मुल्क में है। मैं उस पार्टी से आता हूं, समाजवादी पार्टी से, जिसने खुलकर व्हीप निकाली, खुलकर पार्लियामेंट में बोला और खुलकर मुखालफत की। तो हमें ऐसे सेकुलर पार्टियों का भी ध्यान रखना चाहिए जो वक्त आता है तो खुलकर हमारे लिए खड़े होते हैं। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ के बड़े जिम्मेदारान हमारे शहर में हैं। हम मालेगांव शहर जो जुल्म सितम सह रहा है, आप यकीन मानिए हिंदुस्तान में इस वक्त कोई और शहर ऐसा नहीं होगा जो इतना जुल्म सह रहा है। ये वक्फ के सवाल पर जलसा है, मगर हम ये भी देख रहे हैं कि इसी शहर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम से 3 महीने से हमारी कई ख्वातीन जेल में हैं। ख्वातीन जेल में हैं। आज ही उसकी चार्जशीट फाइल हुई है। एक भी बांग्लादेशी चार्जशीट में नहीं आया नजर, मगर वो आज भी जेल में है। इसीलिए हमने आसिफ शेख साहब और दूसरी कई पार्टियों ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई थी और उस वक्त हमने तय किया था कि हमारे शहर में जो हो रहा है उसके खिलाफ और वक्फ के सवाल पर हम एहतजाज भी करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। हमारी कोशिश थी कि इस पर भी एहतजाज किया जाए, मगर जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज देती है तो हमें लगता है कि यही इस मुल्क में मुसलमानों की सही रहनुमाई कर रही है। और मौलाना उमरैन साहब जो हैं, जब भी वो आवाज देते हैं हम हमारी तहरीक रोकते हैं और उनकी तहरीक के साथ खड़े होते हैं कि हमारा इत्तेहाद दिखे। इसीलिए हमने ये तय किया कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी एहतजाज होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जब उन्होंने जेपीसी के लिए आवाज दी और ईमेल के जरिए एतराज दाखिल करने की बात की, उस वक्त भी हमने बड़ी तादाद में एतराज दाखिल किया और इंशाअल्लाह आगे भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कल की जो तहरीक है, बत्ती गुल तहरीक, वो मुल्की सतह की है। मैं मालेगांव शहरियान से गुजारिश करूंगा, दुकानदारों से गुजारिश करूंगा, पंटपरी वालों से, चाय वालों से, कि कल 9 बजे से 9:15 बजे तक मालेगांव अगर ऊपर से कोई देखे तो दिखना चाहिए कि पूरा काला है ये शहर। यही हमारे मेहमानों का मालेगांव शहर में आना जो है, हम कल उसकी मिसाल इंशाअल्लाह मालेगांव शहर की तरफ से देंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी मालेगांव के सदर जनाब एजाज बेग साहब से गुजारिश करता हूं कि डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदरों, आए हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमानान, एहलियान शहर, आज हम लोग मुल्क के अंदर 1 नंबर के शहरी है, मगर जब जब इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई प्रोपगंडा मोदी सरकार करती है। 3 तलाक का बिल हो, अब ये इलेक्शन आ रहा है यूपी के, बिहार के, अब उन्होंने वक्फ कानून में तब्दीली लाना, मुसलमानों को हैरान करने का ये काला कानून इन्होंने बनाया। यह कानून की हैसियत यहाँ के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि वक्फ बिल क्या है और जो इन्होंने अपने खिलाफ उसके अंदर जो अमेंडेड किया है, ये सारी चीज तो अभी हमारे मेहमान बताएंगे।
یہ شہر کے لوگوں کو جاننے کا مقام ہے، کیونکہ آج تک شہر کے لوگ بیدار نہیں ہوئے۔ اگر آج شہر کے لوگ بیدار، ماں بہنوں سے زیادہ آج مرد ہوتے، یہاں سے لے کر تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا رونق آباد کا ایریا بھر جاتا تھا۔ ہم لوگ کب جاگیں گے؟ آج شہر کے مسلمانوں کو، کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جاگنے کا مقام ہے۔ ہم کو 2 نمبر کا شہری بنایا جا رہا ہے، ہم کو 2 نمبر کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری مسجد، اور ہم کو اگر کسی کو وقف کوئی زمین کرنا ہے تو یہ وقف زمین کرنے نہیں دیں گے۔ آج تم ہندوستان کے اندر دیکھ لو، قومی یکجہتی کی ایک مثال ہے کہ کہیں کہیں جگہ کے اوپر ہندو بھائیوں نے مسجدوں کو جگہ دیا، عیدگاہ کو جگہ دیا، ایسی کئی جگہ کے اوپر مسلمان بھائیوں نے مندروں کو بھی جگہ دیا۔ مگر یہ بی جے پی کی سرکار جو ہے یہ ہمیشہ لڑاؤ اور راج کر سرکار رہی ہے۔ آج ہم لوگوں کو جو تحریک چلانے جا رہے وقف بل کے لوگ، انشاءاللہ تعالیٰ پوری کانگریس پارٹی ان کی حمایت کے اندر کھڑے رہیں گی، اور جب بھی موقع ملے گا، جب انہیں یہ بولیں گے ہم لوگوں کو کہ یہ تحریک چلانا ہے، ہم لوگ پوری طاقت سے یہ تحریک کے ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج وقت ہمارے مہمانوں کو سننے کا، یہ تفصیل سے بتائیں گے کہ وقف بل کیا ہے، ہماری کس طریقے کی جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ساری چیز کو ہم لوگوں کو سننا ہے۔ شکریہ، جے ہند، السلام علیکم۔ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अकाबिर बोर्ड आगे बढ़ो। हजरात, हमें बहुत जल्द समाअत करना है। बैरून शहर से तशरीफ लाए हुए हमारे अरकान बोर्ड और जिम्मेदारान बोर्ड को, लेकिन उससे पहले मकामी तौर पर हमारे सामने सिर्फ 2-3 हजरात बाकी रह गए हैं, जिनके मुख्तसरन इजहार ख्याल को हम समाअत फरमाएंगे। इस सिलसिले में मैं गुजारिश करता हूं जमीयत अहले हदीस मालेगांव के जनाब हाफिज जमील मोहम्मदी साहब से कि वो भी डाइस पर तशरीफ लाएं और मुख्तसरन इजहार ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व साहिबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इंतहाई हसास मसले में इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू करनी है। वक्फ बोर्ड के इस मामले में कई पहलू हैं। एक पहलू खुद हमारा अपना किरदार, एक हुकूमत का किरदार, एक वक्फ का मसला, एक इंडियन पैनल कोड कानून, और एक इसका मजहबी मामला। बहुत इख्तिसार के साथ अगर गुफ्तगू की जाए, पहली चीज हुकूमत की जिम्मेदारी। हुकूमत की जिम्मेदारी लोगों के माल, जान, इज्जतो आबरू के तहफ्फुज़ की होती है, ना कि उनके मालों के ऊपर मुख्तलिफ जराए से कब्जा करने और उसे हथियाने की। कोई हुकूमत किसी के माल के तहफ्फुज़ की ज़ामिन होती है, लेकिन वक्फ का ये जो कानून है, इससे हमारे सिर्फ मौजूदा जो अकाबरीन और हमारे जो बुजुर्गों के दिए हुए जितने भी औकाफ हैं वो नहीं, बल्कि फ्यूचर में भी हर वो चीज जो वक्फ के नाम पर, दीन के नाम पर होगी, वो गैर महफूज होगी। आप उसको वक्फ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक चीज उसमें बयान करूं। एक कानून यह है कि अगर कोई शख्स कुछ वक्फ करना चाहे तो 5 साल बाअमल मुसलमान होना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया तो 5 साल तक के वो ये काम नहीं कर सकता, चाहे उसके अंदर उसकी मौत हो जाए। लेकिन इनका कानून यह है कि इस्लाम के इस अमल पर बाअमल नहीं हो सकता। वो ये खुद अमल से रोक रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने एक कमेटी बनाई कि एक यतीम खाना तश्कील देना है, उसके लिए चंदा किया जाए, जब आप चंदा करने के बाद एक 50 लाख रुपए की जमीन खरीदेंगे कि यहाँ यतीम खाना तामीर हो, तो गवर्नमेंट आपसे ये सवाल करेगी, इसमें जिन लोगों ने पैसा देकर ये जमीन वक्फ की है, क्या वो 5 साल के बाअमल मुसलमान थे? वो कौन सा रिकॉर्ड होगा, वो कौन सा तरीका होगा जिससे हम इसको पेश करेंगे? हम मुस्तकबिल में भी ये अमल और अभी भी ये अमल जो मौजूद है, दोनों चीजें गैर महफूज है। हुकूमत का काम तहफ्फुज अता करना है, ना कि तहफ्फुज का खात्मा। अच्छा, हुकूमत ये कहती है गुरबा और मसाकिन, हम अगर यतीम खाना बनाना चाहे तो उसके लिए आपने जो कानून बनाया है हम वो नहीं कर सकते। हमारी मसाजिद, हमारे ईदगाह, हमारे
मस्जिद, कब्रस्तान, सब के सब गैर महफूज। हुकूमतें इसके लिए जगह मुहैया करती है, ना कि जगह का गस्ब हो। दूसरी चीज इसमें ये कि यह हमारा मजहबी मामला है। मजहब तय करेगा किस तरह अमल करना है। मरने के बाद 7 चीजें इंसान के लिए फायदेमंद है, उसमें 3 चीजें जो जाती है, उसमें एक ये सदकतुन जारिया, आदमी कोई चीज अल्लाह के नाम पर वक्फ करे, उससे जब तक लोग फायदा उठाएंगे उसका सवाब मिलता रहेगा। अब अगर आदमी वक्फ करना चाहे, दीन पर यह अमल करना चाहे, तो इसका तयन शरीयत करेगी या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट करेगी। हमको अपने मजहब पर किस तरह अमल करना है। हिंदुस्तान का आर्टिकल 26 और 29 और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो, अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 47 जो है, उसमें यह चीज लिखी हुई है कि हर शख्स को उसके मजहब पर अमल करने, उसका इजहार करने और उसको लोगों तक पेश करने की आजादी है। इस आजादी को ये छीन रहा है ये वक्फ कानून। ये हमारे मजहब पर, ये हमारी इबादत पर, ये हमारे तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज पर हमला है। एक आखिरी बात कहूंगा इसमें मैं, हुकूमत अगर इतनी संजीदा थी तो जाने दीजिए दूसरी बातें, वो तमाम मिल्कियतें जो खुद हुकूमत के कब्जे में है, मुसलमानों के हवाले करके मुस्लिम कौम के गुरबा और यतीमों को उससे पहले फायदा उठाते। पहला कदम आप ये उठाते। एक आखिरी बात ये कहूंगा कि इस सिलसिले में हमारा रद्द अमल क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो काम कर जाते हैं जो गैर चाहता है। हमारे दरमियान में कुछ लोग कहते हैं कि लोगों का कब्जा है, इस किस्म का कानून होना चाहिए, इसके लिए मौके होते हैं, वो हमारा अपना मामला है। लेकिन ऐसे मरहले पर जब अपने मजहब, अपने हक की हिफाजत के लिए उठा जाए, तो ऐसे मरहले पर मुत्तहिद होकर, एक होकर के एक साथ बिल्कुल खड़े हुआ जाता है। हम अपनी तारीख को जाने। और रह गई बात हुकूमत की, वक्त तो नहीं है वरना बताता। गुरबा के सिलसिले में, भूखे के सिलसिले में हमारा रवैया, कल जब इस मुल्क में कोरोना आया तो हमने अपने सामने के प्लेटें उठा कर दी। उस वक्त जब लोग अपने बाप दादा की लाशों को छोड़कर भाग रहे थे। इंसानी हमदर्दी की बात अगर हमसे की जाए, ये हमारी तारीख, ये हमारा अमल है। और मैं आपको तारीख के कुछ वाकयात इशारा करूं, अपने आप को जानिए। हालात और मुश्किलात से हम मुतासिर नहीं होते। मैं शोरिश के चंद अशार से वो पेश करूंगा कि हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा है जब सियासत का सिरा आहिनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दारो रिफन कायम थे, खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी, और अजुफक ताब खौफ का सन्नाटा था, रात की कैद में खुर्शीद की तनवीरें थी। हमें उठना है मुत्तहिद होकर अपने हक के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने फंडामेंटल राइट के लिए, इस मुल्क के दस्तूर के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, अपने तमाम के तमाम औकाफ के लिए पूरी ताकत, पूरी तवानाई के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलास देवे और कौम मिल्लत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का जज्बा पैदा फरमाए रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन हमें इस मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अकाबिर बोर्ड आगे बढ़ो, सियाह कानून वापस लो, वक्फ बिल की सियाह तरमीमात वापस लो। हजरात, हमारे लिए बड़ी खुशी और सआदत की बात है कि आज हमारे इस स्टेज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर आली कद्र फकीहुल अस्र हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया भी तशरीफ फरमा है और हम इजलास के अखीर में हजरत के गिरा कद्र ख्यालात से इस्तिफादा करेंगे। हजरात, आज के हमारे इस इजलास के मुकर्रिरीन की फहरिस्त में शहर मालेगांव के एमएलए सदर जमीयत उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का भी नाम है, लेकिन हजरत मुफ्ती साहब
ایک اہم پیٹیشن کے سلسلے میں شہر ممبئی میں تشریف فرما ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے آج اس اجلاس میں شرکت سے معذرت ظاہر کی ہے، لیکن اپنے مکمل تعاون اور اپنی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے، جس پر ہم آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں۔ اب مقامی مقررین کی آخری کڑی ہے، میں التماس کرتا ہوں سنی اشرف اکیڈمی کے صدر جناب اطہر حسین اشرفی صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور موقع کی نزاکت کے اعتبار سے اپنے خیالات کا مختصراً اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیبہ المختار۔ آج کے اس احتجاجی جلسے کے صدر محترم، اللہ کی تلوار سے نسبت رکھنے والا نام محترم خالد سیف اللہ صاحب قبلہ، مولانا ادریس عقیل ملی صاحب، مولانا عمرین صاحب اور تمامی مکتب فکر کے ذمہ داران اور میرے شہر عزیز کے جانباز سپاہیوں، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے اور اکثر یہ بات سنتے آئے ہیں کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسجد اور مدرسوں کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں وقف کے تعلق سے کوئی بات نہ کرتے ہوئے اپنے شہر کے سامعین سے کچھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہم مسجد اور میناروں کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں، مسجد اور میناروں کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مسجد اور میناروں کے شہر میں پیدا ہونے سے آپ اور میں صرف اس لیے کہ ہم مسجد اور میناروں کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا ہم جنتی ہو گئے؟ ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج میری قوم پر جو آفت ہے، جو آج میرے ایمان اور عقیدے پر یلغار ہے، آج میری مسجد، مدرسے، درگاہیں، آستانوں پر جو بد نظری ہے اور بل پاس ہو چکا ہے، میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، تو ان کو میں بتا دوں کہ یہ مالیگاؤں ہے۔ کتاب کا معاملہ ہوا، اللہ کے رسول کی شان اقدس میں مہاراشٹر میں کتاب چھپی، نصاب میں سرکار دو عالم کی توہین، جمعیت العلماء نے اعلان کیا جیل بھرو تحریک، 313 جیل میں جا رہے تھے۔ گورنمنٹ کو جو نہیں رنگ رہی تھی، آل انڈیا سنی جمعیت العلماء نے اعلان کیا مالیگاؤں بند، تو فقیر بھی اس دن بھیک لینے نہیں آئے، اور جماعت الصالحات کے پاس سے ایک جلوس نکلا، ایسا جلوس کہ اسی دن رات 12 بجے کتاب ضبط ہوئی، نصاب ختم ہو گیا۔ تو یاد رکھو اے مالیگاؤں کے غیور مسلمانوں، میں نے نعمانی صاحب کا دور دیکھا ہے، میں حنیف ملی کا دور دیکھا ہوں، میں مولانا عثمان کا دور دیکھا ہوں، میں مولانا عمرین کے والد محترم محفوظ الرحمان کا دور دیکھا ہوں، حافظ تزمل حسین حسبتی، حافظ یعقوب اشرفی، مولانا سید عبد القادر برکاتی کا دور دیکھا ہوں۔ یہ میرا مالیگاؤں ہے۔ اے مالیگاؤں کے لوگوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ مولانا عمرین نے یہ مجلس کو کیوں بلایا ہے؟ کل میں نے ماں بہن بیٹیوں سے کہا تھا کہ ذرا ان کا جگر تو دیکھو، ذرا ان کی وسعت تو دیکھو۔ انہوں نے دل بڑا کر کے سنیوں کو بلایا، اشرفیوں کو بلایا، بریلیوں کو بلایا، جمعیت العلماء کو بلایا، جماعت اہل حدیث کو بلایا، سیاہ بھائیوں کو بلایا۔ سب کو کیوں بلایا؟ آپ سے چندہ مانگنے نہیں آئے ہیں، آپ سے کوئی سوال کرنے نہیں آئے ہیں۔ خدارا یہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اپنی مسجد کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے متحد ہو جاؤ، اور ہم
उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक ये काला कानून फेल नहीं होता। और ये नारे तकबीर, हमें नारे तकबीर, हमें लाठी भी खाना पड़ेगी, हमें गोली भी खाना पड़ेगी। तो हम मौलाना उमरान से पहले, खालिद सैफुल्लाह साहब से पहले, मौलाना इदरीस बिल्ली से पहले हम सुन्नी असरफ अकेडमी के लोग खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, ये आखिरी लड़ाई है, आर और पार की लड़ाई है। बताओ मेरे साथियों कि इस तहरीक में सेकुलर बनकर अमन और शांति के साथ जब जब मौलाना उमरान आवाज देंगे, तुम जान, माल, इज्जत, आबरू सब इनका साथ दोगे, हाथ उठाकर। वोट आगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नारे तकबीर। कल 30 है, मैं किसी वजह से शहर में नहीं हूं, लेकिन सुन्नी असरफ अकेडमी और ये मेरे शहर के तमाम लोग कल बत्ती गुल करेंगे। आज मैंने एक पोस्ट देखी, खुशी हुई, कहीं ना इत्तेफाकी नहीं है, लेकिन मौलाना फिरोज आजमी ने याद दहानी कराई कि हमारी सफों में मीर जाफर और मीर सादिक भी है, तो उनसे होशियार रहना है। कल जिसकी बत्ती गुल ना हो, समझ लेना वही कौम का गद्दार है, और ऐसे गद्दारों को ख्याल रखना। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के जनरल के सदर सैयद मोइन अशरफ और रजा एकेडमी बम्बई के जनाब सईद नूरी साहब ने भी बत्ती गुल का हिमायत किया है। अल्लाह सबको मुत्तहिद रखे। अस्सलाम वालेकुम।